हेलो बंधु, दिस इज मिलन कुमार फ्रॉम द मिलन एकेडमी। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो है ना ग्रामर से रिलेटेड है। और ग्रामर का मैंने दो कंसेप्ट यहाँ पे लिया है जो कि जेरुंड और इन्फिनेटिव से रिलेटेड है। और इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन क्या होता है, और ये भी जानने वाले हैं कि ये जेरुंड और इन्फिनेटिव जो है ना ये वर्ड से कैसे बनते हैं। और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको कैसे यहाँ पे हम डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखा है जेरुंड का। तो डिफिनेशन इस प्रकार है, The gerund is a verb that acts like a noun in a sentence। यानी वाक्यों में जो जेरुंड है ऐसा क्रिया है जो एकदम संज्ञा की तरह कार्य करता है ना। वाक्यों में जो है जेरुंड क्रिया है लेकिन वो संज्ञा की तरह कार्य करता है ना। संज्ञा की तरह क्या करता है? कार्य करता है। उसके एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, जेरुंड जो है ये वर्ब है ये, लेकिन जब इसमें हम वर्ब में जब आईएनजी जोड़ते हैं ना, ऐड करते हैं, तो क्या होता है? जेरुंड हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद स्लीपिंग, गोइंग, लाफिंग, एटीसी लाइक दैट आप कह सकते हैं कि जेरुंड जो है ना वर्ब का चौथा फॉर्म है। और इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव आर अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जो इन्फिनेटिव जो है ना क्रिया का एक विशेष फॉर्म है, विशेष रूप है, दैट कैन बी यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। यानी जो इन्फिनेटिव है क्रिया का एक विशेष रूप है जिसका प्रयोग किया जा सकता है किसके रूप में? तो क्रिया विशेषण और संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने जाना कि जो जेरुंड है वो एक क्रिया है और साथ ही यह नाउन का भी महत्व धारण करता है। उसके बाद हमने ये जाना कि जो इन्फिनेटिव है ये जो है ये भी वर्ब है लेकिन ये विशेष वर्ब है। ठीक है, और ये जो है नाउन का भी समझिए कैरेक्टर निभाता है, एडजेक्टिव का भी कैरेक्टर निभाता है, और साथ ही जो एडवर्ब है उसका भी क्या करता है? ये कैरेक्टर निभाता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल से मैंने लिख रखा है टू रीड, टू स्पीक, टू स्लीप, टू लाफ। ठीक है, तो ये बस इसका सिंपल सा डिफिनेशन रहा। बाकी जो विशेष बात है हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको बताने वाले हैं और एकदम सिंपल वे में बताएंगे। इसमें हम जानेंगे हाउ टू मेक जेरुंड एस इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ड। यानी किसी शब्द से हम जेरुंड और इन्फिनेटिव जो है कैसे बना सकते हैं उसको हम बताएंगे। तो इससे पहले हम बताएं हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस प्लेस को रफ कर देते हैं ताकि हम बता तो चलिए अपने वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा, हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाला है। दूसरा टॉपिक ये है कि हाउ टू मेक जेरुंड इन्फिनेटिव फॉर्म दी वर्ड। यानी शब्द से हम जो जेरुंड और जो इन्फिनेटिव है उसको कैसे बनाएंगे। एकदम सिंपल तरीका है, बस इसमें क्या करना है? चिपकाना है। और चिपकाना क्या है? यहाँ पे वर्ब में चिपकाना है। क्या समझ रहे हैं ना? तो वर्ब में हमें क्या करना है? अगर वर्ब के बाद हम आईएनजी चिपकाते हैं तो वो जो वर्ड है यानी वर्ब जो है क्या बन जाएगा? जेरुंड बन जाएगा। ठीक है ना। यानी वर्ब के बाद फिर से बता रहे हैं, यदि वर्ब के बाद हम आईएनजी चिपकाते हैं, आईएनजी प्लस ऐड करते हैं, तो वह जो वर्ब हो जाएगा वो जेरुंड का रूप ले लेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ब लिखा है गो और इसमें हमने क्या किया है? आईएनजी चिपका दिया है फेविकॉल की तरह। ठीक है, तो ये बन गया है गोइंग और गोइंग हो गया आपका जेरुंड हो गया। ठीक है, इसको आप वर्ब का चौथा फॉर्म भी कह सकते हैं। और कम में हमने क्या किया है? आईएनजी चिपका दिया है जिससे इसमें का ई जो है रिप्लेस हो गया और कम का कमिंग हो गया है। तो यहाँ पे कमिंग जो हो गया जेरुंड हो गया। ठीक है, और स्लीप में हमने क्या चिपका दिया है? तो आईएनजी, और ये क्या हो गया है? स्लीपिंग हो गया है। रीड में हमने क्या ऐड किया है? आईएनजी, तो ये रीडिंग हो गया। ये सब जो है हम कैसे जो है ना वर्ड से जेरुंड बनाएंगे उसको यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि किसी भी वर्ब में यदि आप आईएनजी ऐड करते हैं या चिपकाते हैं तो वह जेरुंड बन जाता है। ठीक है, और वह एकदम सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, यानी नाउन की तरह, संज्ञा की तरह कार्य करता है। ठीक है, दूसरा मैंने लिख रखा है कि इन्फिनेटिव में क्या करना है? इन्फिनेटिव में क्या करना है कि जो वर्ब वन है इसमें तो वर्ब के बाद चिपकाना है आईएनजी, लेकिन इसमें वर्ब के पहले यदि हम टू चिपकाते हैं या टू ऐड करते हैं ना तो वह हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, यानी वर्ब के पहले अगर हम टू लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे टू प्लस वर्ब वन मैंने लिख रखा है, तो टू गो हो गया, तो टू गो। ठीक है ना, टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू स्लीप दो बार हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो टू स्लीप और टू लाफ। ठीक है ना, तो वर्ब के बाद यदि हम आईएनजी लगाते हैं तो उससे बनने वाला जो मीनिंग होता है
वो जेरुंड होता है, लेकिन वर्ब के पहले यदि हम टू लगाते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम रफ करते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है उसको हम बता सकें। और इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक यही है, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि जीरोंड और इन्फिनेटिव वाला में से जो सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट था उसको हम एक बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस बनेंगे, एक जीरोंड से रिलेटेड और दूसरा बनेगा आपका इन्फिनेटिव से रिलेटेड। ठीक है ना, जीरोंड वाला जो स्ट्रक्चर होगा वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इज और प्लस में हैबिट। ठीक है, और जो इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस बनेगा वो टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम टू भी लगा सकते हैं प्लस हैबिट। ठीक है, तो आपके समक्ष जो है ना ट्रांसलेशन इस प्रकार है कि तैरना एक कला है। जैसे कि मैंने बता रखा है कि ये जो जीरोंड और इन्फिनेटिव जो है इसमें किसकी प्रधानता है, तो वर्ब की प्रधानता है। और वर्ब के अनुसार ही हमें चलना है। तो यहाँ पे वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, तो तैरना एक कला है। इसका ट्रांसलेट है हम दो तरीके से कर सकते हैं और एकदम सिंपल वे में करेंगे। जैसे कि अगर जीरोंड की तरह करना चाहे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ब ढूंढना है। ठीक है ना, और वर्ब जो है यहाँ पे कौन है, तैरना है। ठीक है, तो तैरना को हम लिखते हैं स्विम। क्या लिखते हैं, स्विम। ठीक है, और स्विम को यदि हमें जीरोंड बनाना है इसमें क्या जोड़ेंगे, तो ING स्विमिंग। ठीक है, और स्विमिंग उसके बाद क्या जोड़ेंगे, इज, ऑब्जेक्ट नहीं है, स्विमिंग इज ऑन आर्ट। क्या लिखेंगे, स्विमिंग इज ऑन आर्ट। ठीक है, तो ये आपका रहा सही ट्रांसलेशन। ठीक है, यदि हम बनाते हैं इसका एक और ट्रांसलेशन ऐसे बना सकते हैं, इसमें इन्फिनेटिव जोड़ के, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, टू स्विम इज ऑन आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक जीरोंड और दूसरा इन्फिनेटिव के माध्यम से बना सकते हैं। यदि हम बनाएं कि सोना लाभदायक है तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, गौर फरमाइएगा। हम लिख सकते हैं स्लीपिंग। यदि हम चाहे जीरोंड की तरफ बनाना तो हम लिख सकते हैं स्लीपिंग इज यूजफुल। स्लीपिंग इज क्या चीज़, यूजफुल। ठीक है, और इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, तो तरीका आपका रहेगा, आपके समझ प्रस्तुत है, जो आपको आता है आप सीख लिए होंगे। तो टू स्लीप इज यूजफुल। ठीक है, यदि आप इसको बनाते हैं, पत्र लिखना एक कला है, तो यहाँ पे इसको हम बना सकते हैं पत्र लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब की प्रधानता है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब का मीनिंग लगाएंगे। जो ना वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ना वाला जो यहाँ पे शब्द दिया है उसका मीनिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखना तो क्या लिखेंगे, राइट, और राइट में क्या ऐड करेंगे, ING। तो राइटिंग अ लेटर इज ऑन आर्ट। ठीक है, इज ऑन आर्ट। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी सीखना आसान है, तो यहाँ पे सीखना का सबसे मीनिंग लगाते हैं, तो लिख सकते हैं लर्निंग इंग्लिश। लिख सकते हैं लर्निंग इंग्लिश इज इजी। लर्निंग इंग्लिश इज इजी। शराब पीना हानिकारक, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, और एक और आपको एक खुलासा करने वाले हैं, आप समझिएगा। यहाँ पे गोमिस जो है ना, गोमिस जाना नहीं होता है, ये गलत कंसेप्ट है। ठीक है ना, जाना का असली मीनिंग होता है गोइंग। ठीक है, जाना का असली मीनिंग क्या होता है, गोइंग। ठीक है, तो गोमिस जाना नहीं होता है, जाना का असली मीनिंग जो होता है गोइंग होता है। अब आप पूछिएगा भैया कि गोमिस क्या होता है, जब जाना नहीं होता तो गोमिस होता है जाओ। ठीक है, क्या होता है, जाओ, समझ रहे हैं। तो गो मीन्स जाओ होता है, जाना नहीं होता है। अगर जाना का कंसेप्ट यूज होता है तो वहाँ पे गोइंग हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया है तैरना, तो मैंने देखिए क्या लगाया है, स्विमिंग। ठीक है, तो ING लगाए तो ना ऐड होता है। ठीक है, अगर किसी को आप कहते हैं कि जाओ तो आप गोइंग थोड़े बोलेंगे, गो बोलेंगे। किसी को बोलते हैं खाओ तो आप उसको ईटिंग थोड़े बोलेंगे, ईट। यानी खाओ, ईट का मीनिंग क्या होता है, ईट का मतलब खाओ होता है। ठीक है, यदि आप बोलते हैं कि आओ तो आप कमिंग थोड़े बोलेंगे, कम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक परफेक्ट नॉलेज मिला होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।